मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पत्र लेखन। पत्र लेखन हम छोटी कक्षाओं से लेके बड़ी कक्षाओं तक पढ़ते हैं। पत्र लेखन को अगर हम एक कला कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पत्र लिखना आसान सी बात है, कोई भी पत्र लिख सकता है। लेकिन एक प्रभावशाली और अच्छा पत्र लिखना एक कला के समान है, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और साथ में अच्छे शब्दों का, अच्छी भाषा का चुनाव करना अति आवश्यक है। आज हम इन्हीं पहलुओं पर गौर करने वाले हैं कि एक अच्छा पत्र हम कैसे लिख सकते हैं। वैसे तो तकनीकी विकास के साथ साथ अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के साधन भी बदल गए हैं और काफ़ी एडवांस साधन आ गए हैं, लेकिन पत्र लेखन को हम विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन कह सकते हैं, जो काफ़ी पुराने समय से चला आ रहा है। पत्र के माध्यम से हम बधाई, सूचना, संदेश, निमंत्रण, शोक, हर्ष, अनेक अवसरों पर हम पत्र लेखन के द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। भाषा के माध्यम के रूप में हम लिखित रूप का प्रयोग करते हैं। एक प्रभावशाली पत्र लिखने के लिए हमें अपनी भाषा को घुमावदार न रखकर सरल और स्पष्ट रखना चाहिए, ताकि जिस भाव से हम पत्र लिखते हैं उसी भाव से जिसको पत्र मिलने वाला है वो भी हमारे भावों को समझ सके, हमारे विचारों को आसानी से समझ सके। आजकल हम दूरभाष, वायरलेस, SMS, ईमेल आदि के प्रयोग के द्वारा अपने विचारों को अनेक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन पत्र लेखन अभी भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई जगह ऐसा होता है जहां पर हमें पत्र लेखन के द्वारा ही अपने विचारों का आदान प्रदान करना होता है। पत्र लेखन केवल विचारों का आदान प्रदान करना ही नहीं होता, बल्कि जिसने पत्र लिखा है उस पत्र को पढ़ने के बाद पत्र के लेखक के व्यक्तित्व के बारे में, उसके दृष्टिकोण के बारे में, उसके संस्कार के बारे में और उसकी मानसिक स्थिति के बारे में हमें अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। पत्र लिखते समय हमें अनेक सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने पत्र को प्रभावशाली रूप से लिख सकें। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग होना चाहिए। स्नेह, शिष्टता और भद्रता का निर्वाह करना चाहिए, यानी कि हमें किसको संबोधन करना है, किसके पास हम पत्र लिख रहे हैं, उसी के अनुसार हमें अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपना शिष्टाचार निभाना चाहिए। पत्र प्राप्त करने वाले का पद, योग्यता, संबंध, सामर्थ्य, स्तर और आयु के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अनावश्यक बातों से हमें बचना चाहिए। जिस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं उसकी पूर्णता जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पत्र को पढ़ने के बाद हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है वो अधूरा लगे, यानी कि हमें अपनी पूरी बात स्पष्ट रूप से अपने पत्र में कहने की कोशिश करनी चाहिए। पत्र में किसी प्रकार की अशिष्ट भाषा का प्रयोग या कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन शब्दों के प्रयोग से पत्र प्राप्त करने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सकती है, जो कि हमारे पत्र लेखन का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता है। अब पत्र किसको लिखा जा रहा है, किस व्यक्ति को हम पत्र लिखना चाहते हैं, किस व्यक्ति को हम पत्र के माध्यम से अपने विचार पहुंचाना चाहते हैं, उसके आधार पर पत्रों को हम दो मुख्य भागों में बांटते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, किसी संस्था या किसी विभाग या किसी औपचारिक स्थान के लिए हम इस तरह के पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्रों में हमारे परिवार के सदस्य आ सकते हैं, रिश्तेदार आ सकते हैं, हमारे मित्र आ सकते हैं, हमारे सगे संबंधी आ सकते हैं, जिनके साथ हम इतनी औपचारिकताएं नहीं निभाते हैं, इसीलिए उनको हम अनौपचारिक पत्रों में रखते हैं। आइए बारी बारी से विस्तार से जानते हैं औपचारिक पत्रों के बारे में और अनौपचारिक पत्रों के बारे में। औपचारिक पत्रों में हम निजी या पारिवारिक पत्रों को शामिल करते हैं और अनौपचारिक पत्रों में हम प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र शामिल करते हैं। आइए सबसे पहले विस्तार से जानते हैं अनौपचारिक पत्र की रूपरेखा क्या होती है, किस तरह का प्रारूप होता है, किस किस तरह की बातों को हमें इसमें शामिल करना चाहिए। यहाँ पर आप अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा की तरह हिंदी भाषा में भी आजकल इसी प्रारूप में हम पत्र लिखते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी बातों को हमें शामिल करना चाहिए। सबसे पहले प्रेषक का पता। प्रेषक यानी जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र भेज रहा है, उसको हम प्रेषक कहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पत्र लिख रही हूँ तो मैं अपना पता सबसे ऊपर लिखूंगी। दूसरे स्थान पर हम दिनांक को रखते हैं, कौन सी तारीख को, कौन से दिनांक को हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद संबोधन आता है, किस व्यक्ति को हम पत्र लिखने वाले हैं, उस व्यक्ति के साथ हमारा क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, उसी के हिसाब से हमें संबोधन करना है और उसी के हिसाब से फिर हमें अभिवादन लिखना है। उदाहरण के लिए अगर हम अपने पिता को पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम आदरणीय या पूजनीय पिताजी, उसके बाद अभिवादन के रूप में चरण स्पर्श, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते।
अभिवादन के बाद अनौपचारिक पत्र में हम पहला अनुच्छेद शुरू करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, क्योंकि ऐसे ही किसी पत्र में सीधे हम बातचीत करना नहीं शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शिष्टाचार निभाते हैं और हाल चाल पूछते हैं। दूसरे अनुच्छेद में हम विषय वस्तुओं के बारे में बताते हैं कि किसके बारे में हम पत्र लिखने वाले हैं। और तीसरा अनुच्छेद है वो समापन की तरफ जाता है कि हम अपनी बात को किस तरह से समाप्त करते हैं। प्रेषक का नाम, जो पत्र लिख रहा है उसके बाद पूरा पत्र समाप्त होने के बाद हम उसका नाम लिखते हैं, यानी कि अगर मैं पत्र लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगी। एक पंक्ति छोड़कर प्रापक का नाम, प्रापक यानी जो हमारा पत्र जिसको मिलने वाला है, जिसको हम भेज रहे हैं, उसका नाम हम यहाँ पर लिखते हैं, और प्रापक का पता, और जिसके पास हम पत्र भेज रहे हैं उसका पता यहाँ पर लिखते हैं। पत्र लेखन का ये प्रारूप आजकल हम अपना रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले की अगर बात करें तो जिसको हम पत्र भेजने वाले होते हैं, प्रापक जो होता है, उसका पता हम सबसे ऊपर लिखते थे। लेकिन आजकल अंग्रेजी भाषा के अनुसार हिंदी व्याकरण में भी इसी तरह के पत्र लेखन की परंपरा चल पड़ी है। तो इन सभी बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम परीक्षा के लिए कोई पत्र लिखते हैं तो पत्र लेखन के सभी नियमों का पालन करना अति आवश्यक हो जाता है। ये हमारा अनौपचारिक पत्र लेखन का प्रारूप था। अनौपचारिक पत्र लेखन का एक उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपने मित्र को अपने विद्यालय में हुई वार्षिकोत्सव के विषय में पत्र लिखिए। किस तरीके से हमने प्रारूप पढ़ा था? सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, यानी जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है उसका पता हम सबसे ऊपर लिखेंगे। साथ में हमने दिनांक लिखा है, जैसा कि हमने प्रारूप में पढ़ा है। फिर संबोधन, मित्र को पत्र लिख रहे हैं, प्रिय मित्र मुकेश। उसके बाद अभिवादन, स्नेह, क्योंकि हम दोस्तों से बराबरी की बात करते हैं तो हम सीधा स्नेह या सप्रेम नमस्ते भी कह सकते हैं। पत्र लेखन का कारण, सबसे पहले हमें हालचाल पूछना है तो यहाँ पर हालचाल पूछा गया है। फिर विषय के बारे में बताना है कि वार्षिकोत्सव के विषय में पत्र लिखना है, और अंत में हमारे पत्र का समापन करते हैं। समापन में शुभकामनाओं सहित और पत्र प्राप्त करने वाले से संबंध, तुम्हारा अभिन्न मित्र, क्योंकि हम उसके दोस्त हैं तो इसलिए वहाँ पर उसका नाम लिखना है। पत्र लिखने वाले का नाम अनीश पुरी। संबोधन में हम अपने मित्र का नाम लिखेंगे जिसको हम पत्र लिखने वाले हैं, और अंत में हम अपना नाम लिखेंगे क्योंकि हमने ये पत्र लिखा है। इस तरह से पूरे प्रारूप का अगर हम अनुसरण करते हैं तो एक अच्छा और प्रभावशाली पत्र परीक्षा के लिए हम लिख सकते हैं। आइए जानते हैं अनौपचारिक पत्र लिखते समय संबोधन और अभिवादन में किस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें संबंध को ध्यान में रखना है, किसको हम पत्र लिखने वाले हैं। अपने से बड़ों के लिए, जैसे पिता, माता, गुरु, चाचा, मामा, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो हमसे उम्र में बड़ा है, उसके लिए हम संबोधन लगाते हैं सम्मान दिखाने के लिए, पूज्य, पूजनीय, आदरणीय। अभिवादन करने के लिए चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार। और समापन में आज्ञाकारी, कृपाकांक्षी, स्नेहाभिलाषी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके हम अपने पत्र को प्रभावशाली बना सकते हैं। लेकिन पत्र अगर अपने से छोटों के लिए लिखा जा रहा है, जैसे पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, छोटा भाई, इस तरह के संबंध में अगर हम पत्र लिखते हैं तो संबोधन में प्रिय, प्रिय पुत्र, प्रिय भाई, प्रिय किसी का नाम ले सकते हैं। इस तरह से हम संबोधन करेंगे। अभिवादन में स्नेह, आशीर्वाद, खुश रहो, शुभाशीष, आशीष, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। और समापन में शुभ चिंतक, शुभेच्छु, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। मित्र या सहेली के लिए पत्र लिखते हैं, प्रिय, प्रिय मित्र, और मित्र का नाम भी लिख सकते हैं। नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा साथी, तुम्हारा मित्र, इस तरह के शब्दों का हम समापन में प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य परिचित या अपरिचित व्यक्ति के लिए बंधुवर, प्रियवर, प्रियश्री, नमस्ते, नमस्कार, आपका हितैषी, आपका विश्वास पात्र, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति सामान्य रिश्ते में लगता है या फिर हमसे परिचित नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, पत्र लिखते समय एक बात विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी चाहिए। जब हम किसी परीक्षा भवन में पत्र लिखते हैं तो हमें अपना वास्तविक पता और अपना वास्तविक नाम कभी नहीं लिखना चाहिए। पते के स्थान पर हम सिर्फ परीक्षा भवन लिख सकते हैं और वहाँ स्थान का नाम लिख सकते हैं। और नाम और अपने पते के बारे में भी हमें ऐसी जानकारी नहीं देनी चाहिए जो हमारी वास्तविक जानकारी है या हमारी निजी जानकारी है। फ़ोन नंबर में भी हम गलत फ़ोन नंबर या किसी ऐसी संख्या का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम कुछ नंबर लिखकर पीछे हम क्रॉस भी लगा सकते हैं। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर पत्र हमें वास्तविक रूप से लिखना है, किसी व्यक्ति को सच में पत्र लिखना है, तो हम अपने पते का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी परीक्षा के लिए पत्र लिखना है तो हम अपने वास्तविक पते का और निजी जानकारी का प्रयोग नहीं करेंगे।
ये हमारे अनौपचारिक पत्र लेखन के तरीके थे। किस तरह से हम किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आइए जानते हैं औपचारिक पत्र हम कैसे लिखते हैं। जिन लोगों के साथ हमारे औपचारिक संबंध होते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। इन पत्रों में व्यक्तिगत और आत्मीय विचार प्रकट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जो हमारा संबंध होता है वो औपचारिक होता है, तो औपचारिकताएं निभाना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमारे रिश्तेदार और जो हमारे संबंधी होते हैं उनके लिए हम कुछ ऐसी बातें लिख सकते हैं जो आत्मीय बातें होती हैं, और इस तरह की भाषा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र लिखते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम किसी ऐसी संस्था के अधिकारी को या किसी विभाग के अधिकारी को किसी कार्यालय में अपना पत्र भेजने वाले हैं, तो वहाँ पर इस तरह की भाषा से हम बचेंगे। औपचारिक पत्र में सबसे पहले प्रेषक का पता, यानी जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र भेजने वाला है, उसका हम पता लिखेंगे, साथ में दिनांक लिखेंगे, जैसा कि हम अनौपचारिक पत्र में भी करते थे। पत्र प्रापक अधिकारी की उपाधि, किसी कार्यालय, संस्था या अधिकारी के पास जब हम पत्र लिखते हैं तो जो अधिकारी है उसकी उपाधि क्या है, किस पद पर वो आसीन है, उनके पद के बारे में लिखेंगे। साथ में पत्र प्रापक अधिकारी का पता लिखेंगे। उसके बाद विषय लिखना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम विषय नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्तेदार या सगे संबंधियों को हम पत्र लिखते हैं, ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम किसी संस्था में, कार्यालय में, किसी स्कूल में इस तरह के हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो विषय लिखना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विभाग या संस्था में अनेक ऐसे पत्र आते हैं और पूरे पत्र को पढ़ने की बजाय जो हमारा विषय होता है उसी को देखकर अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये विषय महत्वपूर्ण है या फिर ये विषय महत्वपूर्ण नहीं है। विषय लिखने के बाद हम संबोधन लिखेंगे। संबोधन हम अधिकारी के हिसाब से लिखेंगे, किस अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद शुरुआत जब हम औपचारिक पत्रों की करते हैं तो हालचाल नहीं पूछा जाता है। सभी ने निवेदन यह है कि, क्योंकि हमें औपचारिकताएं निभानी है, हम किसी अधिकारी या संस्था में पत्र भेज रहे हैं, तो हम हालचाल नहीं पूछेंगे क्योंकि हम उनको पहले से नहीं जानते हैं। तो सभी ने निवेदन यह है कि हम ये अपनी बात कहना चाहते हैं, बिल्कुल आदर और सम्मान के साथ कहना चाहते हैं। उसके बाद हमारी विषय वस्तु लिखेंगे। विषय वस्तु को हम 2 अनुच्छेद में बांट सकते हैं। पहले अनुच्छेद में हम अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताएंगे, और दूसरे अनुच्छेद में समापन की तरफ जब हम पत्र को लिखेंगे तो अधिकारी से अपेक्षा करेंगे कि वो किस तरह से हमारी सहायता कर सकते हैं और किस तरह से हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके बाद धन्यवाद देना ना भूलें, और साथ में भवदिया। भवदिया के बाद नीचे हम अपना नाम लिखेंगे और अपना पता लिखेंगे। पत्र के अंत में भवदीय या भवदिया क्यों लिखा जाता है, इस पर भी हम विचार करेंगे। भवदीय हम पुल्लिंग के लिए लगाते हैं और भवदिया हम स्त्रीलिंग के लिए लगाते हैं। अगर आप पुरुष हैं और आप पत्र लिख रहे हैं तो नीचे हम भवदीय लिखेंगे, और अगर आप स्त्री हैं और साथ में आप पत्र लिख रहे हैं तो हम नीचे भवदिया लिखेंगे। तो इन दोनों शब्दों का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। काफ़ी बार बच्चे परीक्षा भवन में इस तरह की गलतियाँ करते हैं, लड़का लड़की दोनों ही भवदीय लिख देते हैं या फिर भवदिया लिख देते हैं। तो अगर हमारा छात्र है तो वो भवदीय लिखेगा, और अगर हमारी छात्राएं पत्र लिख रही हैं तो वो भवदियां लिखेंगी। इसी प्रकार से अगर हम किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं और प्रधानाचार्य अगर पुल्लिंग है तो हम प्रधानाचार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर स्त्रीलिंग प्रधानाचार्य हैं तो प्रधानाचार्य ना लिखकर हम प्रधानाचार्य शब्द का प्रयोग करेंगे। अंत में अगर छात्र पत्र लिख रहा है तो आज्ञाकारी लिखेगा, और अगर छात्रा पत्र लिख रही है तो आज्ञाकारिणी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इन बातों का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं संबोधन औपचारिक पत्रों में किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि जो औपचारिक पत्र हैं वो हम किसी सरकारी संस्था को भी लिख सकते हैं, गैर सरकारी संस्था को लिख सकते हैं, किसी भी कार्यालय या विभाग में हम भेज सकते हैं। तो किस किस तरीके से हम संबोधन कर सकते हैं। औपचारिक पत्र में किसी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय या संस्था में जब हम पत्र लिखते हैं तो संबोधन के लिए ऊपर सेवा में, प्रतिष्ठा में कार्यालय, विभाग, मंत्रालय, पद सहित पूरा पता, और नीचे हम मान्यवर, महोदय, आदरणीय, माननीय इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पत्र के अंत में भवदीय, प्रार्थी, निवेदक, विनीत और नीचे नाम और पूरा पता लिखा जाता है। तो हमें जिस भी अधिकारी को पत्र लिखना है उसी के हिसाब से हमें काम करना है। अगर व्यावसायिक पत्र हम लिख रहे हैं, किसी कंपनी या किसी दुकान के प्रबंधक को, व्यवस्थापक को पत्र लिख रहे हैं, तो व्यक्ति का पद एवं कंपनी, दुकान का पूरा नाम और पता, और नीचे प्रिय महोदय या मान्यवर। इसी प्रकार से पत्र के अंत में भवदीय, प्रार्थी, निवेदक, विनीत और अपना नाम और पूरा पता हमें लिखना है।
आइए औपचारिक पत्रों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। औपचारिक पत्रों को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। प्रार्थना पत्र हम सभी जानते हैं, किसी स्कूल के प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं, किसी सरकारी विभाग में भी हम प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं, शिकायत के रूप में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, या सुधार करने के लिए या छुट्टी लेने के लिए, अनेक प्रकार की चीज़ों के लिए हम प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। दूसरा प्रकार है कार्यालयी पत्र। जो पत्र किसी कार्यालय में कामकाज के लिए लिखे जाते हैं उन्हीं को हम कार्यालयी पत्र कहते हैं, और इनमें भी अनेक औपचारिकताएं हमें निभानी होती हैं। तीसरे नंबर पे हम व्यावसायिक पत्र लिखते हैं। व्यवसाय में सामान खरीदना हो, बेचना हो, रुपए का लेन देन हो, और इस संबंध में हम अगर पत्र लिखना चाहते हैं किसी दुकानदार को, किसी प्रकाशक को, किसी व्यापारी को, किसी कंपनी को, तो इन पत्रों का हम प्रयोग करते हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय हम इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं ताकि हमारा पत्र और प्रभावशाली बन सके। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं, हम अभी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। हम अनावश्यक बातों का या फिर हम कुशल मंगल समाचार आदि नहीं पूछते हैं। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना अति आवश्यक है। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, वो पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है। यदि आप कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो आपका जो नाम है और जो पता है उसको आप गोपनीय रखेंगे। आप अपने वास्तविक नाम और पते का प्रयोग नहीं करेंगे। पते के स्थान पर आप परीक्षा भवन लिख सकते हैं और नाम के स्थान पर आप क, ख, ग लिख सकते हैं। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। जब हम पत्र लिखते हैं तो हम लेफ्ट साइड में यानी बाईं साइड में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे, थोड़ा सा हाशिया छोड़ेंगे ताकि जो हमारा पत्र है वो सही तरीके से लिखा जा सके। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता और लयबद्धता बनी रहे। जब हम पत्र को पढ़ते हैं तो पूरे पत्र को एक साथ पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसीलिए जब हम पत्र लिखते हैं तो अगर एक ही पेज पर पूरा पत्र आ जाता है तो पढ़ने में आनंद भी आता है। अगर हमें अपने पत्र को पेज पलटकर पढ़ना पड़ता है तो बीच में जो तारतम्यता होती है, जो रिदम होती है पढ़ने की, वो टूट जाती है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर परीक्षा भवन में हम पत्र लिख रहे हैं और हमारा आधा पेज बच गया है तो हमें आधे पेज से कभी भी अपने पत्र की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हमें पत्र लिखने के लिए एक नए पृष्ठ से अपनी शुरुआत करनी चाहिए ताकि हम शुरू से अगर पत्र लिखेंगे तो पेज के अंत तक आते आते हमारा पत्र पूरा हो जाएगा। अगर हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो प्रेषक के स्थान पर अपना नाम या घर का पता नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब हम स्कूल में अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर हमारा अपना एक नाम है, एक कक्षा में हम पढ़ते हैं, हमें एक रोल नंबर मिला है, हमारी एक स्कूल के विद्यार्थी के हिसाब से पहचान है। तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय हमें अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना है, घर का पता हमें नहीं लिखना है। इन सभी विशेष बातों का ध्यान रख के हम अपने औपचारिक पत्र को और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। जैसा कि शुरू में ही हमने कहा है कि पत्र लिखना एक कला के समान है। इसको आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से लिख सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर परीक्षा के बाहर भी हम पत्र लिखते हैं, किसी भी संस्था या अधिकारी को पत्र लिखते हैं, तो जितनी अच्छी भाषा में हम पत्र लिखेंगे उतना ही उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। पत्र लेखन परीक्षा के बाद भी जीवन भर हमारे साथ चलता रहता है। कितने सारे ऐसे काम होते हैं जब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। परीक्षा में या एग्जाम देने के लिए तो हम नंबर लेने के लिए हम अपना पत्र लिखते हैं, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद जीवन में भी अनेक ऐसे समय आते हैं जब हमें पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक प्रभावशाली और अच्छा पत्र लिखने की कला हर किसी को आनी चाहिए, और इस कला में निपुणता हासिल करने के लिए हम अभ्यास कर सकते हैं। हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार नियम का पालन करेंगे और सही तरीके से पत्र लिखने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल एक अच्छा और प्रभावशाली पत्र हम अवश्य लिख पाएंगे। आशा करती हूँ औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आपको समझ में आया होगा और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ये भी आपको समझ में आया होगा। आइए अंत में देख लेते हैं कि एक प्रभावशाली पत्र लिखने के लिए कौन कौन सी विशेष बातों का हमें ध्यान रखना है, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पत्र में संक्षिप्त व प्रभावशाली ढंग से बात लिखनी चाहिए। पत्र बाईं ओर से लिखना आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले प्रेषक का पूरा पता व दिनांक लिखना चाहिए। जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके अनुकूल संबोधन व अभिवादन लिखना चाहिए। अभी हमने चर्चा की कि औपचारिक पत्र में और अनौपचारिक पत्र में किस तरह से हम संबोधन करते हैं और किस तरह से हम अभिवादन करते हैं। बड़ों के लिए या छोटों के लिए पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन और अभिवादन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पत्र में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए।
पत्र में हमें गागर में सागर भरने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जितने कम शब्दों में जितनी प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कहेंगे उतना ही हमारा पत्र अच्छा लिखा जाएगा। भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, विषय के अनुकूल होनी चाहिए। विषय से हटकर हमें किसी ऐसी बातों के बारे में चर्चा नहीं करनी जो हमारे विषय से संबंधित नहीं है। बड़ों व अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा आदरपूर्ण होनी चाहिए। छोटों और आत्मीय व्यक्तियों को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा स्नेहपूर्ण होनी चाहिए। अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण भाषा का प्रयोग करना है और अपने से बड़ों के लिए आदरपूर्ण भाषा का प्रयोग करना है। पत्र लिखने के बाद एक बार स्वयं अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि ये जान सकें कि पत्र लिखने का उद्देश्य पूरा हो गया है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे पत्र को लिख देते हैं और बिना दोबारा से पत्र को पढ़े हम उसको भेज देते हैं। इसलिए जब भी हम पत्र लिखते हैं तो दोबारा से एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है या हमारा विषय जो है वो अधूरा तो नहीं छूट गया है। जो बात हम कहना चाहते हैं क्या वो पूरी तरह से मेरे पत्र में स्पष्ट हो पाई है कि नहीं। ये गलती परीक्षा भवन में बच्चे काफ़ी करते हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी में पत्र लिखते हैं और दोबारा पढ़ना भूल जाते हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो वो देख नहीं पाते और बाद में जब परीक्षा का परिणाम आता है तब उनके नंबर कटते हैं तो उनको एहसास होता है कि हमारे नंबर कहाँ पर कट गए। तो इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। समय का प्रबंधन अच्छे तरीके से करना है और पत्र को लिखने के बाद जल्दी से एक बार जरूर पढ़ के देखना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है या फिर कुछ हमारा ऐसा अधूरा विषय तो नहीं लग रहा है जिसके बारे में हम लिखना चाहते थे, वो पूरी बात हमारी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। साथ ही परीक्षा में पत्र लिखते समय अपने घर के पते के स्थान पर परीक्षा भवन लिखना है और अपने नाम के स्थान पर हम क ख ग अ ब स इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी नियम के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपको सारे नियम समझ में आए होंगे और एक प्रभावशाली और अच्छा पत्र आप लिख पाएंगे। इसके लिए आप बार बार अभ्यास कर सकते हैं और परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सारी बातें आपको समझ आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।